नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। एकाना स्टेडियम में जोरों पर है तैयारियां। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका को भी आमंत्रित किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जो सरकारी योजना के लाभार्थी हैं उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई सारे मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये नाम सामने नहीं आया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, तो मंत्रिमंडल में किसको मौका मिलेगा अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें यही बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को और युवाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। अब देखना होगा कि वो कौन से युवा हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसी के साथ हाल ही में हुए चुनाव में कौन से युवा ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पंकज सिंह का नाम हालांकि इस रेस में सबसे आगे है, उन्हें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। हालांकि महिलाओं को भी क्योंकि इस बार तवज्जो दिया जाएगा, इसलिए देखना होगा कि महिला में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह को शानदार बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बड़े बड़े वीवीआईपी शामिल होंगे और साथ ही लगभग 70,000 से भी ज्यादा दर्शक शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे, जिसमें कि सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी शामिल होंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेगा और इसको यादगार बनाने की कोशिश बीजेपी की है, जिसमें कि मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये तमाम बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी के और इन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वो भी इस घड़ी के गवाह होंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह हर कोई बनना चाहता है और इसको देखते हुए एकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। एकाना स्टेडियम लखनऊ का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पर बड़े बड़े जो एक्टिविटी हैं वो होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए एकाना स्टेडियम को ही चुना गया है। यहाँ पर नवनीत सहगल से लेकर तमाम ऐसे मुख्य सचिव, मंत्री हैं जो पहले ही पहुंचकर निरीक्षण कर लिया है उन्होंने एकाना स्टेडियम का। एकाना स्टेडियम में 7 अफसरों को भी लगाया गया है। ये 7 अफसर जाएंगे और देखेंगे सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा को चाक चौबंद रखना है, इसीलिए 7 अफसरों को भी काम पर लगाया गया है। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है। एकाना स्टेडियम में जोरों पर है तैयारी। तो वही सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह को शानदार बनाने की कोशिश है। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो बड़े वीवीआईपी हैं वो भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी साथ में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सरकारी योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। लगभग
लेकिन अभी भी कुछ काम जारी है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? ऐतिहासिक पल होगा और इस ऐतिहासिक पल का गवाह हर कोई बनना चाहता है। बड़े बड़े वीवीआईपी नेता आएंगे। फिलहाल तैयारियां कहां तक पहुंची इकाना स्टेडियम की? देखिए, अमूमन हर बार देखा जाता था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का गठन होता था या उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता तो राजभवन में संपन्न होता था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास को बनाया है और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में जा रही है, कहीं ना कहीं उस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस बार जो है जगह का परिवर्तन किया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। उसके अलावा अन्य वीआईपी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगर पूरी संख्या को हम देखें तो करीब 70,000 के करीब दर्शक पहुंच जाएंगे जो इस समारोह के गवाह बनेंगे। उसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। नवनीत सहगल खुद जाकर पड़ताल कर रहे हैं कि क्या तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। उसके अलावा जिलाधिकारी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीसीपी यातायात लगातार रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं ताकि जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो उस दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इकाना स्टेडियम की बात की जाए तो इकाना स्टेडियम दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। उसके अलावा सबसे ज्यादा संख्या वाला स्टेडियम है, इसलिए इसको चुना गया है और वहां पर तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि इस बार आम जनता को भी उसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। खासतौर पर जो सरकारी योजनाओं के लाभकारी व्यक्ति हैं उनको भी बुलाया जाएगा। उसके अलावा आम जनता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी। सबसे अच्छी बात इस बार ये नजर आ रही है कि जो दूसरे विपक्षी दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की कर लें, तो इन तमाम पार्टियों के मुखिया को भी इस बार शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। कहीं ना कहीं इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं उसमें उसने एक अलग आयाम गढ़ा है। 273 सीटें करीब लेके आए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को तमाम बड़े नेता दे चुके हैं। नीलेश, सवाल ये है कि इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तो तैयारी हो ही रही है, लेकिन क्या मंत्री भी उनके साथ ही उस दिन शपथ लेंगे? और अगर मंत्री भी उस दिन शपथ लेंगे तो क्या ये डिसाइड कर लिया गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे? देखिए, बिल्कुल इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके अलावा जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन बैठकों में ये तय कर लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर चुका है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में पहली सूची में कौन कौन लोग शामिल होंगे। फिलहाल इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है कि कौन नाम है जो इस बार मंत्रिमंडल की सूची में शामिल होंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि इस बार कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महिलाओं को भी वरीयता के साथ जगह मिलेगी ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के विकास को लेकर और भी बेहतर काम उत्तर प्रदेश सरकार कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है युवा और महिलाओं को विशेष तवज्जो इस बार की मंत्रिमंडल में दी जाएगी। वहीं तमाम ऐसे चेहरे होंगे जो दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अभी तक ये सूची तो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है युवाओं को इस बार विशेष तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए उस चुनाव में युवाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जनता के बीच में गए और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाई है और बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें 25 को साफ हो जाएंगी कि कौन कौन वो लोग हैं जो योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि 2017 से 22 तक का जो सफर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश में, उसने उस सफर में कई आयाम उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़े हैं। तो उस आयाम को और भी बेहतर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बनाए रखा जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर अगर उत्तर प्रदेश सरकार रहना चाहती है तो जो रफ्तार 2017 से 22 तक रही उस रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश को कैसे हम बेहतर प्रदेश बनाए, गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश बनाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर काम करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो बेहतर काम करने वाले, चाहे वो संगठन में हो या फिर जो चुनाव जीत कर आए हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हों और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो खासतौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि युवाओं और महिलाओं के लिए इस बार
विशेष रूप से मंत्रिमंडल के जो पद है वो दिए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम से लौटते हुए बच्चों के बीच पहुंच गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलारा और बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर सीएम योगी ने बच्चों के साथ समय बिताया। और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे एक कार्यक्रम से लौट रहे थे योगी आदित्यनाथ, और वो फौरन उतर गए बीच में ही और वो बच्चों के साथ घुलने मिलने लगे, बैठने लगे और तमाम बच्चों के साथ सेल्फी लेने लगे, उन्हें दुलारने लगे। तो ये व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ का। वो कहीं भी जाते हैं और अगर उन्हें कोई बच्चा नजर आता है तो जरूर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, घुलने मिलने लगते हैं। बच्चों के बीच योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को सीएम योगी गले लगाते नजर आ रहे हैं और ये बच्चे उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके साथ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। तो बच्चों ने सीएम योगी के साथ सेल्फी ली। गोरखपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के। उस वक्त ये तस्वीर है जब वो एक कार्यक्रम में थे और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जब उन्हें दिखाई दिए तो उनके बीच जाकर बैठ गए योगी आदित्यनाथ। उनसे वो बातचीत करने लगे और उसके बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं जब सारे बच्चे खड़े होकर उनके साथ सेल्फी लेने लगे, फोटो लेने लगे, ताकि इस पल को कैमरे में कैद कर लिया जाए, इसको यादगार बनाया जाए, इसे रखा जाए। और योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है वो है ही ऐसा कि वो किसी से भी बातचीत करते हैं तो वो उनके हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए उनके बीच मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना हुई। आपको बता दें कि सीएम योगी ने गायों को चारा खिलाया। थोड़ी देर बाद सदर अस्पताल भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने गायों को चारा खिलाया और साथ ही पूजा अर्चना भी की योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ का सबसे पसंदीदा काम है गायों को चारा खिलाना। वो जब भी गोरखपुर के मंदिरों में जाते हैं या गौशाला जाते हैं तो वो गायों को चारा जरूर खिलाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और दूसरी तरफ उन्होंने गायों को चारा खिलाया। थोड़ी ही देर में वो सदर अस्पताल भी जाएंगे और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। माधव धाम में भागवत से योगी आदित्यनाथ मिले हैं। शपथ से पहले काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। 40 मिनट तक भागवत और योगी के बीच मुलाकात हुई है और 40 मिनट में कई विषयों पर चर्चा हुई है। अहम है, बहुत अहम है, बेहद ही खास मानी जा रही है इस मुलाकात को जो कि 40 मिनट तक चली है। मोहन भागवत 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे और उससे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। गोरखपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, मोहन भागवत की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि 40 मिनट तक उन्होंने बातचीत की। क्या समझा जाए कि किन चीजों को लेकर बातचीत हुई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक से मुलाकात की। खासतौर से 3 दिवसीय दौरा सरसंघचालक का गोरखपुर जिले में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे। 40 से 45 मिनट तक हुए मुलाकात को लेकर के तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह सूत्रों द्वारा पता चला है कि 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण का निमंत्रण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरसंघचालक को दिया है और उन्होंने चुनावी जिस तरह से 2022 में बिगुल बजा है उस पर भी खासा चर्चा की गई है। तो काफी देर तक दोनों में बात चलती रही और दोनों लोगों की बात अहम मुद्दे को लेकर के की गई।
देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ चर्चाएं की गई। खासतौर से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 3 दिवसीय तक राष्ट्रीय सरसंघचालक महोदय यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो विभिन्न तरीके से विभिन्न समयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता उनसे, उनके परिवार से, उनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। आने वाले चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और संगठन को और मजबूत हरेंद्र, प्रदान करने के हालांकि लिए 40 मिनट तक बातचीत तो योगी आदित्यनाथ ने की मोहन भागवत से, तो ये तो उनकी बात होगी, लेकिन मोहन भागवत के दौरे के मायने क्या है गोरखपुर में? उन्होंने गोरखपुर को क्यों चुना चुनाव के बाद? क्योंकि आज संगठन को और मजबूत प्रदान करने के लिए हर साल वो आते हैं। हर साल इसी समय पर उनका आगमन गोरखपुर में होता है और स्वयंसेवक संघ के साथ अब बैठक करते हैं, उनके परिवार के साथ बैठक करते हैं और संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए रणनीति भी बनाते हैं। तो उनका आगमन 3 दिवसीय 3 दिनों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इस संगठन के पदाधिकारियों को सुझाव देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संगठन को बढ़ाने के लिए नई नई रणनीति भी बनाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी बैठक है, स्वयं सेवकों के साथ बैठक करेंगे मोहन भागवत और इस बैठक को कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो संगठन के जितने भी सेवक हैं उनके साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। तो इसीलिए ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि मोहन भागवत स्वयं सेवकों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि 3 दिवसीय दौरे पर है मोहन भागवत और आज उनका दूसरा दिन है मोहन भागवत का गोरखपुर में। तो दूसरा दिन है आज गोरखपुर में मोहन भागवत के दौरे का दूसरा दिन है। और देखिए देखना होगा कि आखिर वो जब स्वयं सेवकों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो किन विषयों पर चर्चा होगी। हरेंद्र दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। हरेंद्र, आज मोहन भागवत का दूसरा दिन है गोरखपुर में और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद अब वो स्वयं सेवकों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। क्या ये माना जाए कि संगठन को मजबूत और कैसे करना है और काम को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा कर सकते हैं मोहन भागवत? जी, आपने बहुत सही बात कही कि संघ प्रमुख 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं, गांव इकाई से लेकर के महानगर इकाई तक सबको एकजुट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस साल के दौरे में यह रही कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, उनके परिजनों से भी प्रमुख मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो 3 दिवसीय दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना करके संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही कोशिश किया जाएगा कि संगठन में कैसे काम को कोऑर्डिनेशन के साथ करवाया जाए और आगे इसको बढ़ाया जाए अलग अलग जगहों पर। हालांकि ये बहुत जरूरी होता है हरेंद्र, किसी भी संगठन को मजबूत होना, क्योंकि अगर हम देखें तो पार्टियां अगर जीतती हैं, कई सारी पार्टियां अगर हारी हैं, तो एक वजह संगठन की रही है कि उनका संगठन नहीं है किसी के पास, तो किसी के पास उतनी मैन पावर नहीं है। तो ऐसे में संगठन को खुद मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है अपने संदेश को जगह जगह पहुंचाने के लिए। जी, हम बताना चाहेंगे खासतौर से कि यह कहा गया है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, एक संगठन और समूह बड़ा होता है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि संगठन में अनुशासन होते हैं और व्यक्ति में अनुशासन नहीं होते हैं। जो व्यक्ति संगठन से नहीं जुड़ा है वह अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है और जो व्यक्ति संगठन से जुड़ा है अनुशासन में ही रह करके कोई काम करता है। तो संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन में और लोगों को जोड़ने के लिए जिस तरह से यह रणनीति बनाई जाएगी, यह 3 दिवसीय तक उसी पर चर्चा होगी। उसी को लेकर के स्वयं सेवकों के साथ संघ प्रमुख वार्ता करेंगे और जो लोग काफी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं उनको भी जोड़ने का काम संघ प्रमुख द्वारा किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हर इस तमाम जानकारी के लिए।
बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पूर्व सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तराखंड में अभी तक नहीं हुआ है सीएम के नाम का फैसला। हालांकि विधान मंडल दल की जो बैठक है वो होगी और उसमें तय हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच जेपी नड्डा और त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये तस्वीर आप देखिए, जहां अब चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो चला है। कई सारे नाम सीएम की रेस में आगे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने इस बीच बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली में जेपी नड्डा और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात लंबी चली है। इससे पहले पुष्कर धामी भी आए थे दिल्ली, उन्होंने भी मुलाकात की थी जेपी नड्डा से। खुद पीएम मोदी से जेपी नड्डा से, अमित शाह से पुष्कर धामी ने मुलाकात की थी। अब उसके बाद देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुलाकात की है जेपी नड्डा से। अभी तक हालांकि नाम जो है तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी इस पर चर्चा जारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। आज उत्तराखंड विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। विधानमंडल दल की बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर चुना गया है और मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक के तौर पर चुना गया। कई सारी ऐसी बैठकें हुई जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और साथ ही इसका फीडबैक पीएम मोदी ने और अमित शाह ने राजनाथ सिंह से लिया। आज जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें भी राजनाथ सिंह शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे और आज ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक होगी तो इसमें चर्चा जाहिर सी बात है कि होनी है। मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान हो सकता है अगले मुख्यमंत्री का नाम विधानमंडल दल की बैठक में और इसमें राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर चर्चा भी जारी है। मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है। बड़े बड़े उत्तराखंड के नेता दिल्ली आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं पीएम मोदी से, अमित शाह से मिल रहे हैं और साथ ही जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं। अनिल बलूनी, पुष्कर धामी पहले ही मिल चुके हैं अमित शाह से और पीएम मोदी से। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मिले हैं। कई सारे ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में आगे हैं।